हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इससे पहले जो थ्योरी का वीडियो बनाए थे, जिसका कि लिंक आई बटन पर लगाए हुए हैं, उसमें हमने बताया था इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। उसमें हमने बताया था कि वह कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम दोनों को फॉलो करता है, यानी कि कंजर्वेशन लॉ ऑफ काइनेटिक एनर्जी और कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम को फॉलो करता है। आज जो बताएंगे इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इसमें जो कोलिजन होगा उसमें कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी तो मोमेंटम तो फॉलो होगा, लेकिन कंजर्वेशन लॉ ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉलो नहीं होगा। यानी कि इसमें काइनेटिक एनर्जी में थोड़ी सी कमी आ जाती है, यानी काइनेटिक एनर्जी लूज करता है इन इलास्टिक कोलिजन में, जबकि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी लूज नहीं करता था। तो जितना भी आप रियल कोलिजन देख रहे हैं, उनमें से कोई भी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं होता है। वह पार्शियली इलास्टिक हो सकता है या इन इलास्टिक कोलिजन हो सकता है। जैसे आप अगर देखिए पिंग पोंग बॉल को ज़मीन पर पटकते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बाउंस करता है, रिबाउंस कर जाता है। हार्ड सरफेस हो, टाइल्स लगा हुआ या प्लास्टर किया हुआ, उस पर जब पोंग बॉल गिरता है तो काफ़ी ज़्यादा बाउंस करता है, क्योंकि वो लगभग इलास्टिक कोलिजन होता है। जबकि उसी जगह पर एक मिट्टी पर कोई हैवी लोहे का बॉल गिरा दिया जाए तो वो बैठ जाता है, वहाँ अटक जाता है, क्योंकि वह इन इलास्टिक कोलिजन है। आप अगर क्रिकेट देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि वहाँ पर कई तरह के लोग बातें करते हैं। जैसे पिच रिपोर्ट में कहता है यह पिच बाउंसी है, वह पिच बाउंसी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जब जानता है, इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया जाता है मैच खेलने के लिए, तो कहा जाता है कि उसको अब बाउंसी पिच मिलेगा, जहाँ पर बॉल बाउंस करेगा, हार्ड पिच मिलेगा। और जब वही ऑस्ट्रेलिया इंडिया आता है खेलने के लिए तो कहता है लोग कि यहाँ पर पिच का उछाल कम होता है, बाउंस नहीं करता है, क्योंकि यहाँ का सॉइल जो है थोड़ी कम इलास्टिक है। हार्डनेस कम होने के कारण इसकी इलास्टिसिटी कम होती है, आसानी से टूट जाता है। और जितनी टूटी हुई मिट्टी होती है वह लगभग इन इलास्टिक कोलिजन शो करता है। इसलिए इंडिया में जब बॉलर बॉल करता है तो वह थोड़ी नीचे रह जाता है, जबकि वही ऑस्ट्रेलिया में बॉल करता है तो थोड़ा ज़्यादा ऊपर की ओर उठता है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में बाउंसर डालना बहुत आसान होता है, इंडिया में बाउंसर डालना बहुत कठिन हो जाता है। खैर, ये तो एक एग्जाम्पल हो गया कि इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन में क्या अंतर है। क्रिकेट की भाषा में इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन में क्या डिफरेंस है, और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में बताया। याद रखिएगा हमेशा कि फास्ट बॉलर जितनी ज़ोर से इलास्टिक सरफेस पर यानी हार्ड सरफेस पर बॉल पटकेगा वो उतना ज़्यादा बाउंस करेगा, लेकिन जितना सरफेस स्मूथ होता चला जाएगा फास्ट बॉलर को उतना कम पिच से सपोर्ट मिलता है। अब आइए बोर्ड पर हम थ्योरी को प्रूव करके दिखाते हैं और एक एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का। मान लीजिए दो बॉल है जिसका मास m1 और m2 है, दोनों सरफेस पर मूव कर रहा है। पहला का वेलोसिटी u1 है और दूसरा का वेलोसिटी u2 है, वेयर u1 इज ग्रेटर दैन u2। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी पहला का u1 है, दूसरे का u2 है। m1 और m2 मास है। दोनों बॉडी कुछ देर चलने के बाद एक दूसरे से टकराता है, m1 और m2। चूँकि यह इन इलास्टिक कोलिजन है तो फिर सेपरेशन नहीं होगा, दोनों एक दूसरे में चिपका रह जाएगा, और इसके कारण जो है इसका रिजल्टेंट वैल्यू जो दोनों सिस्टम का कंबाइंड वेलोसिटी हो जाएगा वह भी हो जाएगा। यानी दोनों बॉडी एक दूसरे की ओर जाएगा और एक दूसरे में टकराएगा और फिर दोनों साथ साथ मूव करना शुरू कर देगा, बिल्कुल एक स्पीड के साथ। क्योंकि यहाँ पर इन इलास्टिक कोलिजन है तो रिबाउंस का धक्का इसमें कम लगेगा। तो अब ये कंडीशन यहाँ पर बनेगा इन इलास्टिक कोलिजन में। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला काम क्या होता है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। यह जो है कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम को
फॉलो करेगा। कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। इनिशियल क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2, और फाइनल क्या हो जाएगा, m1 v प्लस m2 v। दैट मीन्स m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 प्लस m2 v। ओके, दैट मीन्स v इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 बाय m1 प्लस m2। अगर दो बॉडी दोनों का मोशन हो तब, इफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। मान लीजिए दूसरा बॉडी ऐसे रखा हुआ है, पहला आगे से टकराता है और फिर दोनों साथ साथ मूव करता है, तब क्या हो जाएगा, u2 इक्वल टू 0। दैट मीन्स v बराबर क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस 0 बाय m1 प्लस m2। दैट मीन्स v इक्वल टू m1 u1 बाय m1 प्लस m2। ठीक है। अब चूंकि m1 बाय m1 प्लस m2 इज ऑलवेज लेस देन 1, चूंकि m1 मास है पहले ऑब्जेक्ट का, और नीचे में डिनोमिनेटर में क्या है, m1 मास में m2 मास जुड़ गया है, यानी डिनोमिनेटर जो है नोमिनेटर से बड़ा हो गया है, इसलिए इसका जो टोटल मैग्नीट्यूड होगा वो 1 से कम होगा, और 1 से कम कोई भी संख्या किसी दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई होगा तो उसका रिजल्टेंट वैल्यू कम होगा। तो ये पूरा का सिस्टम का वैल्यू u1 से कम होगा। सो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू u1। चूँकि इस टोटल का वैल्यू 1 से कम है, सो b इज ऑलवेज लेस देन u1। यह कंडीशन याद रखिएगा, b हमेशा u1 से कम होता है। अब नाउ टोटल ke बिफोर कॉलिजन क्या होगा, u1 इक्वल टू हाफ m1 u1 फर्स्ट ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी, एंड e2 इक्वल टू हाफ m2 u2। दैट मीन्स टोटल E इक्वल टू E इनिशियल इक्वल टू हाफ m1 u1 प्लस m2 u2, एंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी ke आफ्टर कॉलिजन क्या हो जाएगा, E1 डैश हाफ m1 v1, सॉरी यहाँ स्क्वायर छूट गया था, इसमें हाफ mv स्क्वायर mu स्क्वायर, तो यहाँ u एंड v में स्क्वायर छूट गया था, हाफ m1 v1 एंड E2 डैश बराबर हाफ m2 v स्क्वायर। सो E फाइनल बराबर E1 डैश प्लस E2 डैश। यहाँ पर क्या है, E1 इनिशियल वेलोसिटी था, इनिशियल एनर्जी था फर्स्ट ऑब्जेक्ट का, E2 जो था इनिशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी था सेकेंड ऑब्जेक्ट का, E1 डैश जो है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, अच्छा फाइनल काइनेटिक एनर्जी है फर्स्ट ऑब्जेक्ट का, एंड E2 डैश जो है फाइनल काइनेटिक एनर्जी है सेकेंड ऑब्जेक्ट का। तो टोटल हो गया, दैट मीन्स हाफ m1 v स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर, दैट मीन्स हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर। ओके, सो डिफरेंस, सो लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी में कभी लॉस नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, E फाइनल E इनिशियल माइनस E फाइनल। E इनिशियल कितना है,
हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर। अगेन फिर से वही हम ले लेते हैं कि मान लीजिए कि टोटल इनिशियल जो इनिशियल वेलोसिटी है पार्टिकल का वह सेकेंड पार्टिकल का वह जीरो है, यानी u2 इक्वल टू जीरो। सो डेल्टा के ई लिख सकते हैं लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी को, डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर, सेकेंड टर्म u2 m2 u2 स्क्वायर गायब हो जाएगा, माइनस हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर। ओके, दैट मीन्स डेल्टा ई बराबर क्या हो गया, हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2। अब v स्क्वायर के जगह पर लिख देते हैं पुराने पहले इक्वेशन से m1 u1 बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ओके, दैट मीन्स हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 इंटू m1 u1 बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, कैंसिल, दैट मीन्स हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 u1 बाय m1 प्लस m2। यह होल स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर रह गया। दैट मीन्स क्या हो गया, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 को कॉमन ले लेते हैं, अब ब्रैकेट में कर देते हैं m1 u1 स्क्वायर इंटू m1 प्लस m2 माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर बाय m1 प्लस m2। इसका मतलब क्या हो जाता है कि 1/2 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m1 m2 u1 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर बाय m1 प्लस m2। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर यह दोनों सेम क्वांटिटी है तो यह और यह कैंसिल हो गया। दैट मीन्स क्या हो गया, हाफ m1 m2 u1 स्क्वायर बाय m1 प्लस m2, डेल्टा ई बराबर, दिस इज द इक्वेशन फॉर लॉस ऑफ एनर्जी। चूँकि इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, so the final energy is always less than initial kinetic energy। तो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि फाइनल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को हम बराबर रख रहे थे, लेकिन इस वीडियो में देखिए कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम होता है, यानी कि इन इलास्टिक कोलिजन में हर टक्कर के बाद जो फाइनल वेलोसिटी होता है वह इनिशियल वेलोसिटी से कम होता है। और फिर हम बात करेंगे क्रिकेट का। क्रिकेट में यही एक अंतर है इंडियन पिच पर और ऑस्ट्रेलियन पिच पर। आप तो बार बार देखिएगा ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को इंडिया में आके खेलने में परेशानी होती है, इंडियन प्लेयर को ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलने में परेशानी होती है। तो इसके पीछे कारण यही है। कारण क्या है कि वहाँ पर बाउंसी पिच है, मोर इलास्टिक पिच है, तो क्या होता है फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी होता है वह इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के लगभग बराबर होता है, यानी जिस रफ्तार से बॉल जब इनको टकराती है लगभग उसी रफ्तार से वापस जाती है, उठती है। लेकिन इंडियन पिच पर क्या हो जाता है, जिस रफ्तार से बॉल टकराती है उठने के दौरान यानी दोबारा रिबाउंस होने के वक्त उसकी स्पीड उससे कम हो जाती है, यानी बॉल थोड़ा रुक के आता है।
क्रिकेट में कमेंटेटर कहेगा बॉल थोड़ा फंस के आता है, गिरने के बाद बॉल का स्पीड थोड़ा धीमा हो जाता है, जबकि ऑस्ट्रेलियन पिच पर बॉल का स्पीड में कोई अंतर नहीं होता है। इसलिए वहाँ पर हम लोग बैक फुट पर खेलते हैं, इंडिया में फ्रंट फुट पर खेला जाता है। याद रखिएगा, क्रिकेट खेलने के लिए भी आपको फिजिक्स की समझ होनी चाहिए। आजकल के सारे कोच इतना ट्रेनिंग लेके आते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में इतना सा ही है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ 800 से अधिक सब्सक्राइबर इतनी जल्दी पुराने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। इसी तरह से हमारे सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाइए ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकें, बेहतर कर सकें। धन्यवाद।